अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। कल विफाकी बजट पेश किया वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने, तो आज हस्बे रिवायत एक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जाहिर है कि जो भी कन्फ्यूजन है या जो भी किसी मौजू पर क्लैरिटी चाहिए तो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट और वज़ीर ख़जाना कोशिश करते हैं कि उसके हवाले से वजाहत आए। तो उनसे बहुत से सवालात भी हुए मिफ्ता इस्माइल साहब से, कुछ का उन्होंने जवाब दिया, कुछ का वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में एक डिटेल एनालिसिस करें, क्योंकि हम स्पेसिफिक्स पे तो बात करते ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जाहिर है कि उसको बहुत संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो कोalition गवर्नमेंट आई है, क्या इनके अंदर इतनी सख्त है कि ये पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त समत पर डाल सकें। ये बहुत एक आम सवाल है। और शहबाज, एक चीज़ जाहिर है कि हमें तो नहीं पता था कि जो इकॉनमी की बीट कवर करते हैं तो ये आपने उनको बताना भी होता है कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो मुझे नहीं पता था, मिफ्ता साहब ने आपकी तनख्वाह का भी आज जिक्र कर दिया। तो ये क्या मुआजरा है, मतलब ये हमें समझ नहीं आया। ये इस वक्त जो हमारे प्रोग्राम में है वो सारे इकॉनमी के ही रिपोर्टर्स हैं आज, तो उनसे पूछते हैं ना कि जब ये वजारत ख़जाना जाते हैं तो वहाँ से क्या क्या लेते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें वहाँ से दुआएं मिलती हैं, बददुआएं मिलती हैं या उसके साथ भी कुछ मिलता है। देखिए, वो तो खैर लाइटर टोन में मिफ्ता इस्माइल का एक अपना एक स्टाइल है, वो बात करते हैं। बट प्राइमरीली जो आज बजट के ऊपर डिस्कशन हुई है सारी, और जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी उसमें लग ऐसा रहा था कि मिफ्ता इस्माइल एक ओवरऑल माहौल बनाना चाह रहे थे जो और आगे हुकूमत को मुश्किल फैसले करने हैं। तो उसी हवाले से उनकी जो सारा था कि जैसे उन्होंने वो बैठे, उन्होंने अपनी डिस्कशन शुरू की कि मुल्क जो है वो दिवालिया हो सकता है अगर ये हालात इसी तरह चलते रहे, हम श्रीलंका भी बन सकते हैं अगर फैसले ना किए गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुश्किल फैसले कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो इस हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे हुआ था कि आपकी हुकूमत के जो वो अहदाफ हैं वो क्या है, इन्फ्लेशन या आपने जो ग्रोथ है वो भी आपके अहदाफ है, जो मौजूदा बजट है उसके ऊपर इसकी इम्प्लीकेशन क्या आएंगी। नाज़िर, इसके हवाले से मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा सुनते हैं। टारगेट है, लेकिन पहला टारगेट हमारा जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन है। पहला टारगेट हमारा जो है वो मुल्क को ऐसी नहज से हटाना है जहां पे इमरान खान छोड़ के गया है। पहला टारगेट हमारा ये है कि हम श्रीलंका तक ना चले जाएं। हमको पहला टारगेट अपने मुल्क की फाइनेंस को बचाना है। जी नाज़िर, वो फरमा रहे थे कि जी GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल हुकूमत के अहदाफ में शामिल है, लेकिन जो पहली प्रायोरिटी हुकूमत की है वो है फिस्कल कंसोलिडेशन। मतलब कामरान कि वो कह रहे हैं कि हम अखराजात पे काबू पाएंगे और ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। उनका मकसद ये है, जो वो बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने देना चाह रहे, मतलब है कि पाकिस्तान को वो दिवालिया नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब है कि जो मेरे लिए इसमें स्ट्राइकिंग बात है कि वैसे तो बहुत से इकोनॉमिस्ट और बहुत से तज्जियाकार ये बातें करते रहते हैं कि शायद हमारी जो सूरत हाल है श्रीलंका वाली ना हो, तो वज़ीर ख़जाना की तरफ से ये बयान आना दैट मीन्स कि ये थ्रेट जो है वो रियल है। तो आपका तबसरा तो हम सुनते ही रहते हैं। आपने बात की कि आज हमारे साथ बड़े नामी ग्रामी जो हैं इकोनॉमी के रिपोर्टर बड़ा इन डेप्थ वो कवर करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब हैदर साहब द न्यूज़ से वाबस्ता हैं, इकोनॉमी में बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं। और उनके साथ खलीक कियानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं और डॉन न्यूज़पेपर से मुंसलिक हैं। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और खलीक कियानी साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा, क्या आपके लिए ये थोड़ी हैरान कुन बात लगी कि अगर एक जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है वो ये कहें कि हमारी इस वक्त जो पहली तरजीह है वो ये है कि पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने देना? डू यू थिंक कि ये वज़ीर ख़जाना को ये बात कहनी चाहिए थी, या आपके ख्याल में वाकई हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है ऐसी है कि हमने अगर करेक्टिव मेजर्स ना लिए तो खुदा न खास्ता हम श्रीलंका बन सकते हैं? सर, एक तो ये कि मेरा ख्याल इसमें तो कोई शक नहीं है कि हालात गंभीर हैं और इसको किसी हद तक ऑन रिकॉर्ड लाना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे आपको याद होगा, मैंने परसों भी जो उनकी प्री बजट इकनॉमिक सर्वे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसमें भी मेरा ये मौक़िफ़ था और मैं आज फिर ये कहना चाहता हूँ कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ये कहता है कि हमारी श्रीलंका वाली सूरत हाल है, तो फिर आपको मूडीज़ डाउनग्रेड करती है। जब पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कहता है कि जी हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर अगले दिन आपकी ऑयल के लिए LCs नहीं खुलती। और ये हो रहा है, प्रैक्टिकली हमारे साथ हो रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर को एक आध दफ़ा तो किसी हद तक ठीक है कि उसको ये जो रिस्क हैं वो ऑन टेबल रखने चाहिए, लेकिन उसके बाद ज़रा मार्केट को कॉन्फिडेंस देने के लिए वो चीज़ें करनी चाहिए कि जिसकी वजह से लोगों को तसल्ली भी हो। अगर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा हो कि जिस बोर्ड को मैं चला रहा हूँ वो श्रीलंका भी बन सकता है और वो यहाँ से मैं इसको फ्लोट करने की कोशिश करूँगा, तो फिर मेरे जैसे लोग और जो रोड पे चलने वाले लोग हैं उनके कंसर्न्स बढ़ जाते हैं कि जब
पायलट ये कह रहा है कि जी हालात इतने ख़राब हैं, तो फिर शायद हालात उससे ज़्यादा ख़राब होंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहना पड़ रहा है। लेकिन मेहताब हैदर साहब, आपके ख्याल में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौम को और जर्नलिस्ट को इस बात पे तैयार नहीं कर रहे थे कि अभी तो आप सिर्फ बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की, उनकी कीमतों की और जो बिजली की कीमतों में इजाफा, तो मजीद भी मुश्किल फैसले करने पड़े। तो आपको लग रहा है कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो फिस्कल कंसोलिडेशन है और हम मुल्क को श्रीलंका नहीं बनने देंगे, इसका जो मकसद ये है कि अभी अवाम तैयार हो जाए, मजीद मुश्किल फैसले आगे आने वाले हैं? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ और बिल्कुल हकीकत भी है कि अगर आप इस टाइम पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को देखें तो अगस्त 2021 में ये रिजर्व्स खड़े थे $20 बिलियन पे, आज ये $9.2 बिलियन पे है और इट्स मैटर ऑफ 6 to 8 वीक्स, बल्कि 4 to 6 वीक्स कि आपकी इंपोर्ट्स की कवरेज है। तो अगर आपके लिए इस टाइम IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो मैं समझता हूं कि फिर रियल थ्रेट है कि ये श्रीलंका जैसी सूरत हाल बन सकती है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए जो फिस्कल कंसोलिडेशन की बात है ये बिल्कुल वो मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि इस टाइम ज़रूरत इसी चीज़ की है कि आप ये सख्त फैसले करें, क्योंकि अगर आपने अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस मुल्क की इकॉनमी को दांव पे लगा दिया तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती होगी। और हुकूमत ने अभी देखे मुश्किल फैसलों से क्या मुराद है, बुनियादी तौर पे जो बजट के ऊपर नंबर्स हैं उसके अंदर भी थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। मसलन आप ये देखें कि करंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 2% की उसके अंदर इंक्रीज है, इन्फ्लेशन 11.5% बढ़ रही है, तो ये कैसे मुमकिन है कि करंट एक्सपेंडिचर्स 2% बढ़ रहे हो। फिर दूसरी तरफ आप ये देखें कि 750 बिलियन का जो पेट्रोलियम लेवी इन्होंने रखा है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से रात को मेरी भी बात हुई, वो कहते हैं जी हम 5 रुपए बढ़ाएंगे, आप परेशान ना हो, 50 रुपए पर लीटर नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जब आपने एक लिख के दे दिया और अपने लॉ के अंदर उसको शामिल कर रहे हैं तो फिर कल कला को जब IMF इस पे इतराज उठाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तीसरी जो बात है पर्सनल इनकम टैक्स पे, IMF के साथ पिछली गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट करके गई थी और जो लास्ट 6 रिव्यू था उसके अंदर ये शामिल था कि वो पर्सनल इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव करेंगे और तमाम रेट्स जो है वो बढ़ाएंगे, जिसके नतीजे में 125 अरब रुपए का टैक्स जो है वो जमा होगा। रात को आप देखें तो उसमें बुनियादी तौर पे उन्होंने 47 बिलियन का रिलीफ दे दिया। ला के मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्ट टैक्सेस बाकी उन्होंने इकदाम किए हैं वो बड़े खुशाइंद हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन इसके जो पर्सनल इनकम टैक्स है इसके ऊपर पाकिस्तान को एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का वेवर लेना पड़ेगा। लेकिन क्यानी साहब, आपको लगता है कि वाकई बजट में मुश्किल फैसले हुए? अगर आप पेट्रोलियम लेवी जो इन्होंने अभी 30 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 50 रुपए फी लीटर करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको एक साइड पे कर दें तो बाकी जो बजट है वो आप समझते हैं कि वाकई मुश्किल फैसले किए गए हैं और पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बनेगा? सर एक तो ये कि मेरा ख्याल है ये वाली जो अमाउंट है ना इसको आप साइड पे नहीं रख सकते। जब आपने बजट में लिख लिया कि ये 750 बिलियन रुपीस का हमने PDL लेना है, तो अगर ये सही नहीं है, अगर आपने नहीं लेना तो ये 750 बिलियन का या जितने भी आप अमाउंट उसके ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे, इतने का तो आपने फिस्कल होल पहले दिन क्रिएट कर दिया। मेरा पॉइंट ये है कि आप ये एक मुश्किल फैसला चले मान लेते हैं, इसको अगर आप साइड पे कर दें, इसके अलावा और कौन से मुश्किल फैसले आपको लगते हैं बजट के अंदर? लेकिन एक चीज इसमें अगर मैं ऐड कर लूं, पेट्रोलियम लेवी की आप बात करें, जो पिछली ये जो आउटगोइंग फिस्कल ईयर है इसमें भी तो देखें कि मेरे ख्याल में गालिबन 612 अरब का टारगेट रखा था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने। शायद इस साल कोई 130 अरब डॉलर हम इकट्ठा कर पाएंगे पेट्रोलियम लेवी की, तो वो भी तो उसके अंदर भी तो इतना बड़ा शॉर्टफॉल है, तो ये वही गलती दोहरा रहे हैं आपके ख्याल में? एग्जैक्टली मतलब उन्होंने 610 रखा था, 135 कलेक्ट कर पाए, तो इसका मतलब यह है कि इसीलिए तो जिसकी की तरफ वो इशारे कर रहे हैं बार बार कि जी वो फिस्कल होल इतना बड़ा छोड़ के गए, फिस्कल डेफिसिट 9% का या 8.6% का, तो जो गलती उन्होंने की वही काम आपने किया। और इनफैक्ट बजट में भी उन्होंने आप देखें ना कि जो मजर्स लिए हैं उसमें भी आप देखें अगर तो वही वाली पॉलिसी नजर आती है कि उन्होंने भी जो लोएस्ट सेगमेंट्स थे लोगों के जो स्टाइपेंड के ऊपर चलने वाले थे उनको तो प्रोटेक्ट रखा, उनको BISP स्पेंडिंग भी रखी, एहसास भी रखी, उसको इन्होंने इंक्रीज किया। इसी तरह जो ऊपर वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए भी इन्होंने भी इंसेंटिव दिए, उन्होंने भी इंसेंटिव दिए थे। जो सारा बोझ है जो ऑयल प्राइसेस का या दूसरी अपना इलेक्ट्रिसिटी का या गैस की तरफ उन्होंने आपको आपके सामने उन्होंने बता दिया। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी आपको बता दिया कि जी ये जो मुश्किल फैसलों की कड़ी है वो अभी खत्म नहीं, कल उन्होंने बजट में भी कहा था, आज फिर उन्होंने कहा कि जी ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, ये चलता रहेगा।
तो ये मेरा कहने से पॉइंट ये था कि मुश्किल फैसले हैं कौन से बजट में, मतलब ठीक है पेट्रोलियम लेवी को हम मान भी लेते हैं, तो जो उन्होंने कहा जी हमने बड़े मुश्किल फैसले कर लिए और मजीद तो करेंगे, वो बात की बात है। अभी बजट में कौन सा ऐसा मुश्किल फैसला आपको नजर आ रहा है? सर बेसिकली यही है ना कि जब आपने सब्सिडी की अमाउंट मिसाल के तौर पे पावर सेक्टर के लिए आपने पिछले साल जो पूरा साल गुजरा उसके लिए 1500 अरब अगर थी, इस दफ़ा अगर उसने ऑफ कर दी आपने 699 कर दी है, तो इसका मतलब यह है कि जी आप अगले साल सब्सिडी नहीं देंगे। और जो पावर रेगुलेटर है वो ऑलरेडी 8 रुपये की वो टैरिफ डिटर्मिनेशन में टैरिफ इंक्रीज कर चुका है, तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि आप वो पास ऑन आपको करनी पड़ेगी। तो ये फैसला है। इसी तरह गैस की तरफ आप देखें तो गैस के लिए भी सब्सिडी उन्होंने नहीं रखी, इसका मतलब यह है कि ये लोगों को पास ऑन होगी। इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं मिसाल के तौर पे जो टैक्स वाली साइड के ऊपर उधर भी काफ़ी चीज़ें हैं कि जिसका इम्पैक्ट जो है वो जैसे नया साल शुरू होगा तो फिर आनी शुरू हो जाएंगी। चलें यहाँ पे कैनी साहब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जो है वो बजट के ऊपर जारी रहेगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पोस्ट बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने उस पर बात कर रहे हैं और जो ओवरऑल ये बजट है और जो ओवरऑल मईशत की डायरेक्शन है क्या वो दुरुस्त सिमत जा रही है। तो मेहताब हैदर साहब, ज़ाहिर है कि ये बजट एक ऐसे मौके पर पेश किया गया कि उससे पहले मुल्क के अंदर एक ज़ाहिर है कि सियासी बेयकीनी की सी सूरत हाल थी। इस गवर्नमेंट ने तो अपेरेंटली ये बजट पेश नहीं करना था, 2-3 महीने तक तो किसी को पता भी नहीं था कि शायद यही था कि तहरीक इंसाफ ही करेगी ये बजट। मौजूदा हालात को देखते हुए डू यू थिंक कि हम इसे बेस्ट बजट कह सकते हैं या ये इससे बेहतर कर सकते थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज की मैं समझता हूं कि अच्छा इन्होंने एक काम किया है, वो ये किया है कि डायरेक्ट एक्सेस की तरफ इन्होंने मूव किया है। आप रियल स्टेट को देखें, आप ऐसे लोग जो 30 मिलियन से ज्यादा जो है वो उनका है उनके ऊपर 2% टैक्स लगाया है, जो फॉरेन जिनके पास एसेट्स है उनके ऊपर टैक्स लगाया है, कैपिटल गेन्स का जो 4 साल से बढ़ा के उसको 6 साल कर दी है और रेट्स भी रिवाइज किए हैं। तो ये अच्छे इकदाम हैं और इसकी तरफ जो है वो इन्हें बिल्कुल ठीक किया और इसी तरफ ये बढ़े हैं। जहां पे जी बात मुकम्मल कीजिए। मैं समझता हूं जहां पे इनको ज्यादा जो है वो चीजों को ज्यादा ट्रांसपेरेंट अंदाज में करने की जरूरत है। मसला इंटरनल साइड पे प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरनल साइड की प्रॉब्लम फिर वापस आ जाती है एक्सटर्नल साइड के ऊपर और इस टाइम डॉलर्स का इशू है। मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रोजेक्शन देखें, वो मेरे ख्याल में कुछ रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक आप कह सकते हैं लेकिन वो मेरे ख्याल में कुछ हायर साइड के ऊपर है। नहीं, 9 अरब डॉलर आप कह रहे हैं करंट अकाउंट का जो हदफ है 9 अरब डॉलर का है ना, तकरीबन 2.2%। तो अभी 16 अरब डॉलर से वो 9 को 7 अरब डॉलर क्या कम नहीं हो सकता? ये नहीं, देखिए बुनियादी तौर पे ये एक थोड़ी सी जरा देखिएगा कि कुछ जो आ रहे थे उनके अंदर जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने तो खुद 12 बिलियन डॉलर की बात भी की थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको जरा क्लियर करने की जरूरत है। मैंने 15 बिलियन डॉलर भी किसी जगह वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। वो मैंने भी चेक किया था, जो एनुअल प्लान की किताब छपी हुई है प्लानिंग कमीशन की, उसके अंदर ये 15.5 अरब डॉलर का है फिगर, लेकिन वो टाइपो है। वो मैंने चेक किया था। जो अगर आप प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे जाएं तो उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उसमें ये 9.1 अरब डॉलर 2.2% है। देखिए बुनियादी तौर पर बड़ा मसला है ना, बजट इज ए सीरियस एक्सरसाइज। हर दफा कोई ना कोई टाइपो मिस्टेक हो जाती है और टाइपो मिस्टेक बहुत बड़ी बड़ी होती है। आप 24 घंटे उनको जब जगाएंगे, उनको सोने नहीं देंगे, फिर टाइपोस तो होंगी ना। अच्छा, कह रहे साहब बजट में भी आपने देखा है कि बल्कि आज आपने सवाल भी किया वहां पे कि जो चीन के कर्जे हैं अगले माली साल में कितने लेने, उसका बजट में कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह जो IMF से कितना कर्जा अगले साल आएगा उसका कोई जिक्र नहीं। तो ये टाइपोज है या वाकई कोई सीरियस प्रॉब्लम था उसकी वजह से फिर ये बजट में रिफ्लेक्ट नहीं हुए नंबर? सर देखा ना, ये जो बजट है ये इसको कहते हैं कि एक सैक्रोसैंक्ट डॉक्यूमेंट है जो पूरा साल लोग इसको फॉलो करते हैं। एक एक चीज आप वहां से उठाकर इसको फिर कंपेयर करते हैं कि एंड ईयर तक कौन सी चीज चेंज हुई, कौन सी चीज इंटैक्ट है। तो अगर आपके 5 बिलियन डॉलर के IMF के जो लोन आउटस्टैंडिंग यानी जो हमने रिसीव करना है वो उसमें शामिल नहीं है, और जो चीन से अगर 3 बिलियन या बल्कि हमने उनको जो रिक्वेस्ट डाली हुई है कोई 15-20 अरब डॉलर की, अगर उनका कोई जिक्र ही नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो बजट तो फिर मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है। इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट चीन का उसमें 2 हेड्स हैं, एक तो हेड इन्होंने रिफ्लेक्ट किया हुआ है जो एक किया हुआ, दूसरा कमर्शियल वाला, जो दूसरा जो बड़ा है जिस तरह आप सही कह रहे हैं जो सेफ डिपॉजिट 4 अरब डॉलर के, छोटी रकम नहीं है वो भी। हाँ जी, वो भी आप देखें ना, अच्छा खासा 800 अरब रुपया बन जाते हैं। 200 तो चलो सारे को छोड़ दें, अगर 9 बिलियन डॉलर की अमाउंट उसके रिसीट्स का जो अकाउंट फॉर नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपके बाकी नंबर जो है वो भी इररिलेवेंट हो जाते हैं। हाँ, ये रिलेवेंट हो जाते हैं। तो ये क्या आप देखते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल
एक बद इंतजामी होती है, जो बजट एक्सरसाइज इतनी अब्रप्टली हो रही होती है, क्योंकि इस दफा एक मसला ये भी था ना कि अतवार तक तो बजट था ही कोई नहीं। पहला जो बजट की एक शेप निकली है वो तो मंडे को निकली है। सर इस दफा तो बहुत सारी चीजें मिस की हैं हमने। मिसाल के तौर पे एक आपका वो जो रिक्वायरमेंट लॉ की, बजट स्ट्रेटेजी पेपर की, उसको असेंबली में लेके जाने की और उसकी कमेटी के पास लेके जाने की, वो तो सिलसिला ही कोई नहीं हुआ। मेरा ख्याल बजट स्ट्रेटेजी पेपर वो एक दिन कैबिनेट के पास ले गए हैं और उसकी बेसिस के ऊपर यानी परसों तक जैसे आप कह रहे हैं कि जो बजट के नंबर्स फाइनल नहीं तो थे। मेरे ख्याल में इनको चाहिए था कि ये जो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है उन्हीं को रहने देते। तो वो तो कह रहे थे कि अगर इतनी महंगाई थी, इतने मसाइल थे, इमरान खान साहब कहते हैं कि लैंड माइंस बिछा के गए हैं, तो हम पे छोड़ देते, हमें कुछ करने देते। दूसरा, खलीक कैनी साहब, आपने कहा कि जी बजट डॉक्यूमेंट बड़ा सैक्रोसेंट होता है इस मुल्क में। आपको पता है जो आइन है उसको लोग सैक्रोसेंट नहीं समझते, तो आप बजट डॉक्यूमेंट को समझ रहे हैं। लेकिन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट इशू आई थिंक जो डिस्कस करने वाली बात है कि हमारा जो प्रॉब्लम बार बार होता क्यों है। देखें, ये जो आउटगोइंग फिस्कल ईयर है इसके अंदर भी बज़ाहिर पीटीआई वाले भी क्लेम करते हैं कि मुल्क जबरदस्त तरक्की कर रहा था, 6% हमारी जी ग्रोथ हो गई, एग्रीकल्चर में भी, सर्विस सेक्टर में भी, लेकिन फिर भी हमारे पास डॉलर नहीं है, करंट अकाउंट खसारे का मसला है। तो सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि क्या इसके अंदर जो दो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, करंट अकाउंट खसारा और बजट खसारा, उसको हल करने के लिए ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आपको स्टेप्स नजर आते हैं? सर बेसिकली आप अगर देखें ना कि जहाँ से इन्होंने हफीज शेख साहब को रिमूव किया था, वहाँ तक आप देखें तो जैसे वो आईसीयू में पेशेंट होता है ना, उसको वहाँ से निकालते हुए नजर आ रहे हैं कि जी एक स्मूथ सी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है, लेकिन एक एटलीस्ट टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स ग्रोथ एक मूवमेंट नजर आ रही है। जैसे ही वो ग्रोथ हमने पिक करने की शुरू की, हमने जनाब उसको उनको उस डॉक्टर को हमने फारग कर दिया और उसकी जगह एक नए स्टेरॉइड्स वाले डॉक्टर को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से हमारी जो इतनी एक्सपेंशन हमने कर ली कि उसकी वजह से हमारे डॉलर भी सारे उड़ गए और हमारी जो फिस्कल थी वो भी उड़ गई। और सूरत हाल ये है कि जी आज हमारे पास ग्रोथ तो है, हमारी इंडस्ट्री भी एक्सपेंड कर रही है, हमारी अपना एग्रीकल्चर भी शो कर रही है, लेकिन उसका नतीजा ये है कि उसकी वजह से हम ये सारे वो जो हम बात कर रहे हैं कि जो श्रीलंका की तरफ ना चला जाए, वो वाले क्राइसिस सिचुएशन हुई। लेकिन इसमें वो कैनी साहब, वो स्टेरलाइज वाले जो डॉक्टर हैं वो एक नहीं थे, वो दो थे। एक शौकत तरीन साहब थे, वो तो फेस के ऊपर नजर आ रहे थे, उनके बयानात अपनी जगह पे वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए। फिस्कल पॉलिसीज उनकी अपनी जगह पे एक्सपेंशन की जो रोल थी। और दूसरा डॉक्टर रजा बाकिर, असल जो बड़े बड़े टीके लगाए हैं वो तो डॉक्टर रजा बाकिर ने लगाए थे ना। वो फाइनेंस मैनेजर बने हुए थे ना, वो फाइनेंस मैनेजर बने हुए थे, और जो फाइनेंस मैनेजर थे वो वजीर जो इत्तलात बने हुए थे, और इकॉनमी जो है वो बस ऐसे ही। रजा बाकिर ने तो ये भी बताया कि जब करंट अकाउंट खसारा बढ़ना शुरू हुआ कि ये तो करंट अकाउंट खसारा अच्छा होता है। लेकिन मेहताब साहब को सवाल बीच में कियानी साहब से ये पूछा, चले माजी में जो कुछ हो गया वो तो हो गया, इस गवर्नमेंट के पास कोई नया फार्मूला है कि ये ना हो कि जो 5% की ग्रोथ और वो सारी चीजें बातें कर रहे हैं, साल का इख्तिताम हो तो फिर वही मसाइल हमारे सामने खड़े हों? क्या आपको लगता है कि परमानेंट बेसिस पे ये हम जो एक्सटर्नल अकाउंट का हमारा प्रॉब्लम है ये हल हो जाए किसी तरह से, और इस बजट के अंदर ऐसी सोल्यूशन है कोई? देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत के जाने का यानी अगले इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, चाहे 1 साल बाद ही हो, ऐसे वक्त में अगर हम ये उनसे तवक्को रखें कि वो कोई डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये वी शुड एक्सपेक्ट मोर। लेकिन जो बुनियादी चीज़ था वो ये था कि ये है कि आप ये देखें कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इसको हम बूम एंड बस्ट साइकिल कहते हैं। आप थोड़ा सा जब इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो आपके 2 इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, एक बजट डेफिसिट का, एक करंट अकाउंट डेफिसिट का। क्यों पैदा होते हैं ये? बुनियादी तौर पे ये पैदा इस वजह से होते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स अपनी जो वो है वो जनरेट नहीं कर पाते। बजट डेफिसिट क्यों बढ़ता है? बजट डेफिसिट इस वजह से बढ़ता है कि आप टैक्सेस नहीं लगा पा रहे, एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हैं, और एक्सपेंडिचर्स से फायदा कौन उठाता है? इस मुल्क की एलीट क्लास। जब उनके पास पैसे ज्यादा आते हैं तो वो क्या करते हैं? वो ब्रांडेड घड़ियां, वो ब्रांडेड कपड़े, वो ब्रांडेड जूते, हर एक चीज ब्रांडेड, तो वो फिर इंपोर्ट्स पे आपका प्रेशर आना शुरू हो जाता है। और इस मुल्क का स्ट्रक्चर इस तरह का हो चुका है कि जब भी बजट डेफिसिट ज्यादा होगा उसके कुछ अर्से के बाद आप देखेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे लाके खत्म। मेहताब साहब और कियानी साहब, जो असल सवाल है जिसका अभी तक जवाब हम ढूंढ रहे हैं
कि क्या इस बजट के अंदर करंट अकाउंट खसारे पे काबू पाने के लिए आपको कुछ इकदाम नजर आए? आपको लग रहा है कि $16 अरब का जो मुतवक्के करंट अकाउंट का खसारा है, जिसको अब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है कि $9 अरब हो जाएगा, तो $7 अरब की जो इसके अंदर कंसोलिडेशन होगी, इसके कुछ आपको इकदाम नजर आ रहे हैं? देखिए, एक मोटी चीज़ जो नज़र आ रही है ना, वो तो ये है कि जी आपने टैक्स और पेट्रोलियम लेवी इन एनर्जी और फ्यूल के ऊपर इतनी कर दी है कि अगले साल आप देखेंगे कि जी ये जो 20% आपको ग्रोथ नज़र आ रही है एनर्जी में या अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, वो आपको नहीं नज़र आएंगी। अब लोग गाड़ियां छोड़ते चले जाएंगे, लोग हो सकता है पैदल आना शुरू हो जाए, लोगों की हालत वो होगी कि उनके पास। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान में चूंकि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और जिसके पास गाड़ी है, हम जितने लोग भी यहाँ पे इस कमरे में बैठे हुए हैं, हमारे पास अगर गाड़ी हम छोड़ेंगे तो नहीं ना, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं। लेकिन अननेसेसरी जो उसका यूज होता है ना, वो एटलीस्ट सारे कम करते जाएंगे। और जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम इतना कम करेंगे, थोड़ा सा गवर्नमेंट कम करेगी तो प्राइवेट सेक्टर में भी आम लोग भी छोड़ना शुरू हो जाएंगे। ये अब कंपल्शन होगी, अब कोई अफोर्ड नहीं करेगा। जिस दिन आप टैंकी फुल कराने की पोजीशन में नहीं होंगे ना, उस दिन आप नहीं फुल कराएंगे। अब आप 1000 रुपए का डालेंगे, 500 रुपए का डालेंगे, और जितनी आपकी जरूरत, और इसके ऊपर आप देखेंगे कि बड़ा इंपैक्ट आएगा। ये लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल चुकी है। और यही हालत इलेक्ट्रिसिटी की है। यानी आप अगर LNG भी नहीं इंपोर्ट करेंगे, आप ऑयल भी नहीं इंपोर्ट करेंगे, तो कुछ तो ये तो मुझे बिजली जो आज मिफ्ता इस्माइल ने बात की है कि लोड शेडिंग जो है वो अब जीरो लोड शेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर आप दरामद नहीं करेंगे। ये तो फिर वो चीज हुई ना कि आपने रिफॉर्म्स करनी ही नहीं है, जो मैशत का पहिया उसको रोक दो, पहिए को रोक के हर चीज आप बंद कर दो। तो पहले अगर 3 टाइम आप रोटी खाते थे तो 2 टाइम रोटी खाना शुरू कर दें। अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर 1 टाइम रोटी खाना शुरू कर दें। मतलब वो सोल्यूशन तना हुआ। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जाहिर है कि इस मुश्किल सूरत हाल में ये देखेंगे कि ये जो बजट पेश किया गया है इसका अवाम को कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी खलीक कियानी साहब कह रहे थे कि अब जिस तरह पेट्रोल, बिजली, गैस ये इतने महंगे हो गए हैं कि शायद लोग इनको इस्तेमाल करना ही छोड़ दें, और इसको नतीजे में जब इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, इसकी खपत कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट जो है इसको इंपोर्ट करना बंद कर देगी, और उससे हो सकता है कि हमारे करंट अकाउंट खसारे में कुछ बेहतरी हो जाए। लेकिन जब ये चीज़ें जाहिर है कि जो 3 जो की एलिमेंट्स हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, महंगी होंगी, तो जाहिर है कि इसका इम्पैक्ट जो आता है वो महंगाई पर आता है। तो मेहताब साहब, अगर आप देखें तो महंगाई की शरह इन्होंने रखी है अगले माली साल के लिए 11.5%, मतलब डबल डिजिट में है। और आज ये सवाल भी हुआ मिफ्ता साहब से कि ये रियलिस्टिक है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली भी देखें जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो ऑयल की प्राइसेस हैं, लगता नहीं है कि वो नीचे आएंगी। तो आपको लगता है कि ये 11.5% महंगाई की शरह रहेगी, या आपके ख्याल में ये काफी ज्यादा होगी? नहीं, मैं समझता हूँ ये लोअर साइड पर उन्होंने प्रोजेक्ट किया जी। और फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब जो मुझे समझ आता है, वो समझ यही आता है कि आप अपने एक तरफ रेवेन्यूज को बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर्स को कम करें, और एक्सपेंडिचर्स को कम करने के नतीजे में आप इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जाएं, जो कि IMF की भी प्रिस्क्रिप्शन होती है कि टाइट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएं, जिसके नतीजे में स्लो डाउन हो। और स्लो डाउन जब होगा तो उसके नतीजे में चीज़ें जो हैं वो होंगी। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, देखें इन्फ्लेशन जो है अगले साल, डॉक्टर हफीज पाशा ने तो एक प्रोग्राम में 24% कहा है, लेकिन मैं समझता हूं ये एवरेज 15-16% और टच कर सकती है 20% को। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आपने तमाम की तमाम प्राइसेस, अभी आप ये देखें ना कि अभी आपने पेट्रोल की जो मौजूदा सब्सिडी है इसको खत्म करना है, और फिर ग्रेजुअली मूव करना है पेट्रोलियम लेवी कलेक्ट करने के लिए। और अभी भी लॉ के अंदर 17% GST भी मौजूद है, जो अभी 0 रखा हुआ है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में ₹7.92 जो है वो भी आपने बढ़ानी है। वो जो ₹5 की वो थी, वो उसको तो भूल जाए ना। अभी तो ये जो ₹8 के लगभग है, और 45% गैस की प्राइसेस भी आपने बढ़ानी है। तो ये बिल्कुल कैरी साहब की ये बात ठीक है कि लोग इस तरफ यानी मजबूर होंगे कि वो ये जो हम गाड़ी आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको कम करें। लेकिन मैं समझता हूँ एक चीज और भी हमें करने की जरूरत है, और वो फ्रॉम टॉप होनी चाहिए। हमें एक कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी की तरफ जरूर जाना चाहिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब इतना सोच समझ के पहले छुट्टी मतलब खत्म कर दी, फिर इतना अरसा लिया उस छुट्टी को बहाल करने के लिए, ये शॉप्स जो है वो 8 बजे का टाइम रखा। मैं समझता हूं कि उन्हें फ्रंट पे आके जो है वो इस कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी की तरफ जाना चाहिए, गाड़ियों की पूलिंग की तरफ हमें जाना चाहिए। कियानी साहब, जो एक चीज अब जो असल है जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं,
अगर आप इस पर थोड़ा सा गाइड करें कि ये जो बजट पेश किया गया इसका प्राइमरी 2 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, या तो वोटर्स को खुश करना या फिर IMF को। तो चलो वोटर्स को तो खुश करने की कुछ कोशिश हुई है, और लेकिन कुछ उन पर बोझ भी डाला गया जहां जहां पे वो उनके लिए पॉसिबल था। जो बुनियादी सवाल है कि ये जो बजट इस हालत में जो पेश हो चुका है, जिसमें खास तौर पर सैलरीड क्लास के ऊपर इन्होंने टैक्स को छूट दे दी है, बजाय कि उसके रेट्स कम कर दिए हैं, बजाय इसके कि उनके ऊपर टैक्स इंक्रीज करते जो IMF की डिमांड थी। तो मौजूदा बजट अगर इसी हालत में पास होता है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान और IMF का जो प्रोग्राम है वो रिवाइव हो जाएगा? सब बेसिकली वो जो मेरा सवाल बनता था ना, वो इसी बुनियाद के ऊपर बन रहा था कि जी शायद उनका ये ख्याल है या जो पॉलिसी मेकर हैं कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, इसलिए उन्होंने बजट में नहीं रखे हुए। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये हमारी कोई मिस्टेक है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड सूरत हाल ये है कि जी इसकी बेसिस के ऊपर अगर ये कामयाब नहीं होता तो फिर तो ये करना सारा यूजलेस था। और हमारी बदकिस्मती ये हो गई है कि हमने पिछले 10 साल में हमने, ये मेरा ख्याल 5वां प्रोग्राम चल रहा है, हम उस विशियस साइकिल में आगे हुए हैं कि अब लोगों को आप कितना स्क्वीज कर लेंगे, उनकी तो अब पेइंग कैपेसिटी रही नहीं है। और मुझे ये खदशा है कि जी आपके जो लोअर जो 30% की जो पॉपुलेशन है जिनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं थ्रू स्टाइपेंड्स और उसके जरिए, उसके ऊपर वाली जो पॉपुलेशन है 20 to 25% पॉपुलेशन, वो अब मूव करेगी टुवर्ड्स पॉवर्टी। ठीक है, वो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। जो बुनियादी बात है, आप ये तो गवर्नमेंट का ख्याल है ना, जो आप डॉक्यूमेंट से असेस कर रहे हैं कि IMF को इन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया उसके कर्जे को बजट में, तो इसलिए शायद प्रोग्राम ना हो। आपको बजट के डॉक्यूमेंट्स देखे जो इन्होंने इकदाम लिए हैं टैक्सेशन वाली साइड पे, एक्सपेंडिचर वाली साइड पे, आपको लगता है कि प्रोग्राम हो जाएगा इस हालत में? उसकी बेसिस के ऊपर तो ये IMF का बजट है। ये बजट मुझे तो लगता है कि IMF ने तैयार किया हुआ, उसके नंबर शायद हमने थोड़े बहुत इधर उधर किए और हमने अनाउंस किया उसको अपनी ज़बान में। बजट मुझे IMF का लग रहा है। लेकिन जो टैक्सेशन है खासतौर पर अगर आप देखते हैं, क्योंकि IMF तो कह रहा था 125 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाओ, यहाँ पे हमने 47 अरब रुपए की छूट दे दी है, तो साथ दूसरी तरफ बढ़ा भी तो दिया ना। मतलब ये जो आप एनर्जी प्राइसेस बढ़ाएंगे तो इनके ऊपर 17% ऑटोमेटिक वो उसका इम्पैक्ट आ जाता है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह गैस के ऊपर इंक्रीज हो जाएगी, इसी तरह ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो सारी मिलकर तो उसी तरफ जाती हैं। आप हो सकता है पर्सनल इनकम टैक्स में ना ले रहे हो, लेकिन जो आपने लोगों की सैलरीज बढ़ाई हैं उसमें से वो रिवर्स होकर तो मतलब उसका इम्पैक्ट एडिशनल इम्पैक्ट आएगा। और साथ ये जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं और जो कंजम्पशन है इसके ऊपर भी आपका GST बढ़ेगा। तो मेरा तो ख्याल है कि मुझे कोई शक नहीं है कि IMF का प्रोग्राम इसके बाद कोई शक होना चाहिए। तो मेहताब साहब, अगर खलील कियानी साहब की बात को मान लिया जाए कि ये IMF डिक्टेटेड बजट है, तो फिर मेरे ख्याल में जो इतने अरसे से हम इस कश्मकश में है कि क्या IMF के साथ डील होती है या नहीं होती, फिर तो मेरे ख्याल में डील हो जानी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं इस पर समझता हूँ कि अभी भी देयर इज इफ्स एंड बट्स। क्योंकि वजह ये है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर है और ये जो पेट्रोलियम लेवी है, ये 2 मेजर इश्यूज होंगे और इनके ऊपर IMF अगर इसी सूरत में ये बजट पास हो जाता है तो यानी चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं अभी भी जितनी आसानी से ये समझाया जा रहा है हमें। इन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन जो की है और उसमें भी 2.5 या 3 ट्रिलियन के लगभग अगर एडजस्टमेंट नजर आती है, तो कुछ चीज़ों को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है, कुछ चीज़ों को ओवर एस्टिमेट कर दिया है। और IMF तो एक एक चीज़ को जो है वो बड़े बारीकी से और बड़े गौर से देख रहा है और उनको पता है, और उन्होंने मेरे ख्याल में नाको चने चबवाने हैं अभी। तो इतना आसान नहीं है IMF के साथ एग्रीमेंट। अगर इस सूरत में बजट पास होता है तो अगर कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं तो शायद फिर चीज़ों के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए। लेकिन एक बात और भी, ये बात बताएं कि हमारे पास टाइम कितना है। देखें, हमारे पास ऑलरेडी अगर आप देखें हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो अब 9 अरब डॉलर के करीब हैं और कोई क्लैरिटी नहीं है मार्केट में, अभी भी अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो कोई टाइम लाइन भी है कि कितना हम इसको ड्रैग कर सकते हैं? कोई तो कट ऑफ डेट होगी ना, देखिए तो फिर हम श्रीलंका की तरफ चले जाएंगे। देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि 30 जून तक आपकी रीपेमेंट्स बाकी हैं और जून आपको मैं बताऊं उसमें बल्क किस्म की रीपेमेंट्स होती है जो सिर्फ इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के एस्टिमेट्स हैं। कोई $800 मिलियन से ज्यादा तो उन्होंने उस पर करना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ये जो कमर्शियल लोन्स और IMF के लोन्स हैं वो उसके अलावा हैं। एक्सक्यूज मी। तो बुनियादी तौर पे जो अभी जहां पे हम खड़े हैं ये 4 to 6 वीक्स का मामला है, तो हमें जल्दी से जल्दी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करना चाहिए। जो बात मैं करना चाह रहा था आपसे, ये PIT की जो रिफॉर्म्स है पर्सनल इनकम टैक्स की, ये IMF को स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है और ये आपको वेवर लेना पड़ेगा। और
ये अंकल सैम की मर्जी के बगैर ये वेवर जरा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वैसे मेरा भी नाज़रीन मेहताब साहब की जो बात है इससे थोड़ा सा मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये अभी काफ़ी जो मुश्किल मरहले हैं वो आगे आएंगे। हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो टैक्स के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर सैलरीड क्लास को जो छूट मिली है, हो सकता है हुकूमत के ऊपर ये दबाव आ जाए IMF की तरफ से कि इसको वापस लिया जाए। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या अगर IMF का प्रोग्राम जल्दी नहीं होता तो फिर पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो बजट ये आया है, ब्रेक से पहले जो जिक्र कर रहे थे कि क्या ये IMF डिक्टेटेड बजट है और अगर क्या IMF अगर इस बजट से मुतमईन नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। तो खलीक कियानी साहब, जाहिर है कि ये जो सारी तगोदो कर रहे हैं और खुद मिफ्ता साहब ने भी कहा और बाकी जो इकोनॉमिस्ट है वो मानते हैं कि IMF अब हमारे लिए नागुज़ीर है, लेकिन एक तबका हमारे यहाँ, आपको पता है इकोनॉमिस्ट इवन 2018 में भी वो थे, वो इस हक में थे कि हम IMF के बगैर भी पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है। तो लेट्स हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि क्या वाकई हमारे पास कोई प्लान बी हो सकता है करंट सिचुएशन में कि अगर IMF के साथ हमारी डील नहीं होती तो हम श्रीलंका वाली सिचुएशन को अवॉइड भी करें और सर्वाइव भी कर जाएं। सर मेरा ख्याल है अभी जो हमारी बजट के ऊपर डिस्कशन पार्लियामेंट में होंगी, कोई थोड़ी बहुत शायद चेंजेस भी आए और कुछ जो प्रायर एक्शंस के साथ वो हमारे साथ तय भी कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि IMF के प्रोग्राम के बगैर हमारे पास सर्वाइवल नहीं है। और मैं मज़ीद इसके ऊपर मतलब उन नुकसानात की तरफ मैं इशारा नहीं करना चाहता कि जो उस प्रोग्राम ना होने की वजह से होगा। हमारे पास और कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। आपके जो दोस्त हैं ना, हमने अपनी रेपुटेशन उस नाहंजार रिश्तेदार की बना ली है कि जिसको देख के दूसरे रिश्तेदार जो हैं वो आंखें चुराना शुरू हो जाते हैं। हमारी अब वो हालत है। तो IMF के प्रोग्राम के पास हमारा सर्वाइवल नहीं है। अच्छा नाज़रीन, इसके ऊपर 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन मैं क्विकली 2-3 पॉइंट ऐसे ऐड कर दूं जहां से मुझे कम से कम ये लग रहा है कि ये बजट थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। एक तो हुकूमत ने जो अपने अखराजात शो किए हुए हैं, टोटल बजट तो 9,500 अरब का है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सूबे इनको 800 अरब रुपया जनरेट करके देंगे और उसकी वजह से जो प्राइमरी एक सरप्लस होता है कि हुकूमत के जितने अखराजात हैं उसमें से कोई 4,000 अरब रुपए के करीब ये सूद के ऊपर अदायगियाँ करेंगे। जो बाकी पैसे इनके पास बचेंगे बाकी खर्चे करने के बाद वो इतने होंगे कि इनका जो ओवरऑल इनको कोई 152 अरब रुपए का इनकी जो आमदन होगी अखराजात से ज्यादा होगी। ये एक ऐसी चीज है जिससे मुझे लगता है कि बजट थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं कि जो करंट अखराजात है, जो बेताब भी बात कर रहे थे कि 3% के करीब उसमें इन्होंने ग्रोथ दिखाई हुई है। मिफ्ता इस्माइल ने ये बात कही तो है आज कि जी 3% ग्रोथ इसलिए दिखाई हुई कि जो बाकी आपकी डेट सर्विसिंग के अलावा, जो डिफेंस के अलावा बाकी अखराजात को हमने नेगेटिव किया, जिसमें सबसे बड़ा जो कटौती है वो इन्होंने सब्सिडीज के ऊपर की है। तो अगर ये बात मान भी ली जाए, हुकूमत ने जो जितने भी उन्होंने अब उनकी जो कॉस्ट यूटिलिटीज की हुकूमत के लिए भी बढ़ेगी। अगर बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा होता है, लेकिन जो हुकूमत का अपना जो खर्चा है हुकूमत चलाने का 550 अरब रुपए रखा गया है, ये काफी कम लग रहा है। इसके अंदर स्लिपेजेस हो सकती हैं। और डिफेंस का भी जो उन्होंने स्टेटेड बजट दिया है 1523 अरब रुपए का, उसके अंदर क्या फिर इन सारी चीजों को इनबिल्ट किया गया? अगर किया गया है तो बहुत अच्छी बात है कि कोई कटौती उन्होंने, अगर नहीं किया गया तो फिर यहां से भी स्लिपेजेस होगी। तो क्यानी साहब, बेताब साहब, आप दोनों से ये सवाल है कि ये अगर सिनेरियो आप ज़हन में रखते हैं तो ये आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक बजट है? और अगर ये रियलिस्टिक नहीं है तो फिर IMF को आप किधर देखते हैं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स इन्हें करनी चाहिए और करनी पड़ेंगी और उसके लिए इनके पास प्लान बी होना चाहिए। लेकिन जो पहले सवाल कर रहे थे कि अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता, अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो फिर इस हुकूमत की सर्वाइवल भी मुश्किल होगी, क्योंकि उसके कुछ पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस भी होंगे। और वो रिप्रिकॉशंस जो हैं वो एक तो इकोनॉमिक साइड पे उसकी कॉस्ट है, जो कि मैं समझता हूं कि हमें डरना चाहिए उसको डिस्कस करते हुए भी, लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होगी। और पॉलिटिकल कॉस्ट ये है कि फिर इनकी सर्वाइवल इतनी आसान नहीं होगी। मेहताब साहब कलामी हो रही है। देखिए, वो बिल्कुल आप कह रहे हैं, कियानी साहब ने जरा मोहतात तरीके से बात की कि अगर नहीं होता तो पता नहीं क्या होगा। आपको लगता नहीं है कि शायद ये वक्त आ गया कि थोड़ा सा हमें ब्रूटली ऑनेस्ट होना चाहिए? अब श्रीलंका की हम एग्जांपल दे रहे हैं, जब उनके एक वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दिया, जब दूसरे वज़ीर आज़म आए तो बाकायदा तौर पर जो करंट सिचुएशन थी श्रीलंका की, मनोअन उन्होंने पूरा एक जो थ्रेड है अवाम को उससे आगाह किया कि इस वक्त ये मुल्क की हालात और ये मुश्किल फैसले हमें करना होंगे। डू यू थिंक कि ये टाइम आ गया है कि हम बहुत क्लियरली विदाउट लगी लिपटी बात के लोगों को बताएं
कि अगर हम ये वाले स्टेप्स नहीं लेंगे, ये ऑप्शन होगा, ये काम करेंगे तो फिर हमारे पास ये चीजें, तो आपके ख्याल में जरा थोड़ा ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए हमें? जरा आप भी बता दें जरा कि क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट इस मुल्क के हुक्मरानों को होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को सबसे पहले रियलाइजेशन होनी चाहिए कि किस तरफ हालात हैं। वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि फैसले उन्होंने करने हैं ना। हमारा काम सिर्फ ये यहाँ तक है कि हम वो चीजें इंडिकेट कर सकते हैं। मैं आपको श्रीलंका की मिसाल दे देता हूँ कि जब एक उनके शिप जो है वो ऑयल का खड़ा था उनकी बंदरगाह के ऊपर, और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई $78 मिलियन मेरे ख्याल में, कि वो रिपे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उस शिप ने डाइवर्ट किया और किसी दूसरे मुल्क जो उनके करीब था वहाँ जाकर उन्होंने वो तेल भेज दिया। तो आप ये तसव्वुर कर लें कि पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल भी नया हो और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हम इंपोर्ट करने के काबिल ना हो, तो ना बिजली होगी ना ऑयल यानी तेल होगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा। और आप ये भी देख लें कि अगले साल के दौरान हमने क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी है। गंदम इंपोर्ट करनी है, पल्सेस इंपोर्ट करनी है, पाम ऑयल इंपोर्ट करना है, अच्छा उसके बाद हमने कॉटन इंपोर्ट करना है। ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं। तो अगर आपके मुल्क में खाने पीने की लेकिन लगता है शॉर्टेजेस हुई, लेकिन लगता है ऐसे नाज़रीन के इस वक्त जो हुकूमत वक्त है उसके अंदर ये रियलाइजेशन कामरान बिल्कुल नहीं है। इस हफ्ते में जो आपने देखा कि कुछ रिलीज के जजेस की तनख्वाह में इजाफा हुआ, एक इदारे की मरात में भी इजाफा हुआ जिसका मीडिया में जिक्र नहीं आया, ठीक है। पार्लियामेंटेरियंस को इन्होंने 70 अरब रुपए के इन्होंने फंड्स उठा के दे दिए इलेक्शन लड़ने के लिए। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम जो है वो इन्होंने रिवाइव कर दी है, और इस किस्म के और बहुत सारे अखराजात जो हैं वो हुकूमत कर रही है, जिससे लगता ये है कि हुकूमत के अंदर ये रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान किधर खड़ा है। और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि थोड़ा सा हमें ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने जो असेसमेंट्स हैं और जो हमारे तजज़िये हैं उसके अंदर, कि ताकि इनको रियलाइज़ करवाया जा सके कि इस वक्त जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कितनी संगीन है। सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ाने से, बिजली की कीमतें बढ़ाने से मसाइल नहीं होंगे। बाकी जो डिफिकल्ट काम इस हुकूमत ने करने हैं वो अभी तक नहीं हुए, तो जब तक वो डिफिकल्ट काम नहीं होंगे तो फिर IMF की डील तो मेरे ख्याल में आखिर में कंक्लूडिंग रिमार्क्स खलीक कियानी साहब से ले लेते हैं कि थोड़ा सा आप कोई ब्रूटली ऑनेस्ट इस हवाले से असेसमेंट देंगे, क्योंकि लोगों को बताना भी जरूरी है कि शायद हम एक सुपरफिशियल और सिंपल वो देते हैं कि हर दफा चले हम बच जाएंगे, इस दफा भी बच जाएंगे, तो शायद हकीकत लोगों को बताना कभी कभी जरूरी भी होता है। सर, बचने के लिए बात यह ना कि सूरत हाल ये है कि जी आपके पेट में खाने के लिए पैसे ना हो और आप क्लाशिनकोफ खरीद रहे हो, और आपके जनाब जो वेल टू डू लोग हैं उनके सैलरीज में भी इजाफे हो रहे हों, उनके मरात में भी इजाफे हो रहे हों, और उनके जो ऑर्डरली अलाउंसेज हैं और जो बाकी एक्सपेंसेस हैं उसमें भी इजाफे हो रहे हों, तो आप एटलीस्ट अपनी नेशन को वो मैसेज नहीं दे रहे कि जी जो हमने आपके ऊपर बोझ डाला है उसका बोझ हम भी डाल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने एक सवाल उनसे पूछा था कि आपने एग्जीक्यूटिव अलाउंस जो अपने ऑफिसर्स के लिए वो किया है, ये वो माहौल है कि जिसमें लोगों को कुछ इस तरह की अनयूजुअल अलाउंसेज और इंक्रीजेस दी जाए, जब आधा मुल्क जो है वो आपको यानी खाने पीने की सूरत हाल से का शिकार हो। तो सूरत हाल तो ये है कि जी अगर आप सारे कुर्बानी नहीं देंगे, और अब मेरा हाल है इससे ऊपर कोई नहीं, और लोग इन लोगों के गले पड़ेंगे और सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा अगर आपने सारे स्टेक होल्डर्स ने मिलकर ये चीज तस्लीम ना की। साहब, मेहताब हैदर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कामरान, ये जो अभी इन्होंने आखिर में जिक्र किया है इस चीज़ का कि एग्जेक्टिव अलाउंसेस ग्रेड 20, 21 और 22 के जो वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन हैं उनके लिए एग्जेक्टिव अलाउंस पंजाब और बाकी सूबों की तरफ पे दिया गया, जो तकरीबन मेरा ख्याल 1.5 लाख रुपया माहाना इजाफी उनको तनख्वाह मिलेगी। और कियानी साहब ने बड़ी कोशिश की, और एक और जर्नलिस्ट हमारे दोस्त ने इस चीज का जवाब लेने के लिए कि नहीं ये वन टाइम है या नहीं जी, हर महीने मिलेगा, हर महीने मिलेगा। तो अगर ये हालात है तो फिर आप ये बता रहे थे कि एग्जेक्टिव अलाउंस, तो एक बात है ना, हुकूमत के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर और मिलिट्री के अंदर और जजेस के अंदर अभी रियलाइजेशन नहीं है। हम मीडिया वाले कुछ ज्यादा ही लगता है मुहब्बे वतन हो बिल्कुल। लेकिन खलीक कियानी साहब की वो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये गैप बढ़ेगा और सिर्फ कुर्बानी अवाम देंगे तो फिर खुदा ना खास्ता एक ऐसी स्टेज आएगी कि फिर जाहिर है कि लोग हुक्मरानों के जो है ना वो फिर खुदा ना खास्ता उनके गिरेबान भी पकड़ेंगे, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब आपका, खलीक कियानी साहब आपका। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।